वेलकम इन केआर क्लासेज। मैं हूं केआर भोरा। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। आज सेटअप में थोड़ा चेंज है, तो धीरे धीरे वीडियो लेक्चर में इम्प्रूवमेंट और होगा, कंटेंट अच्छा रहेगा और धीरे धीरे मतलब इम्प्रूवमेंट होगा। कि भी लाइटिंग का इशू रहता है, कभी आवाज़ का इशू था, अब धीरे धीरे वो चीज़ें इम्प्रूव होगी। अब करते हैं हम लेक्चर यानी टॉपिक की बात। तो हमने पिछले लेक्चर में वर्नियर कैलिपर्स, लीनियर वर्नियर कैलिपर यानी रेखीय वर्नियर कैलिपर को हमने क्लियर किया, जिसमें एक अपना इंपॉर्टेंट डिवाइस यानी इक्विपमेंट था, उपकरण था, वो था हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यानी चल सूक्ष्म दर्शी। अब आपने वर्नियर स्केल को पढ़ लिया अच्छे से, उसका लिस्ट काउंट निकालना आपको आ गया है और उससे मेजरमेंट कैसे करते हैं वो भी आपको आ गया है। बट एक थोड़ी सी सोचते हैं यानी थिंक करते हैं कि वर्नियर स्केल को बनाया कैसे गया होगा, किस सोच के ऊपर, कि ऐसा क्या हुआ कि हम रीडिंग लेते हैं तो वो जिस पर वर्नियर स्केल और मेन स्केल हैं उनके जो स्केल है वो एकदम मैच हो जाएं। तब वहाँ मैं रोक दूंगा, इतने डिवीजन नोट करूंगा, उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को बचे हुए लेंथ की एक्यूरेट मेजरमेंट मिल जाएगी। तो वो मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि मैंने क्या बताया था कि जैसे मेन स्केल, तो हमारा जो सबसे पहला था कि 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, ये तो मैथमेटिकली हो गया। बट रियल में वर्नियर को बनाया कैसे गया होगा उसको थोड़ा देखें। जैसे मान लो कि जैसे MSD है, तो MSD का मतलब बताया मैंने मेन स्केल डिवीजन। तो जैसे ये मेन स्केल है और मेन स्केल में मैंने 1 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा 0 से स्टार्ट है और ये मेरा होगा जैसे 1 mm, ये मेरा 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 1 आगे ऐसे चलता रहेगा। तो ये मेरा होगा जैसे 1 mm, ये mm में चलेगा, ये 2 mm, ये 3 mm, ये 4 mm, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो वर्नियर को बनाने के लिए तो इसमें क्या हुआ कि मेन स्केल का तो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो बड़ी लेंथ होगी उसमें, यानी इसका जो लीस्ट काउंट था वो मेरा जैसे 1 mm है यहां, तो इसकी जहां तक क्षमता होगी वहां तक ये रीड कर लेगा, तो इसका रोल तो है। वर्नियर का रोल कैसे, तो जब ये 1 mm से नीचे की लेंथ को मेजर करना होगा तो यही मेन स्केल वर्नियर स्केल की तरह मतलब वर्नियर स्केल मेन स्केल को देख के बनाया जाता है। और वो इस प्रकार बनाया जाता है कि इसका जो 1 mm है, जैसे ये 1 mm, इस 1 mm को मैं इक्वली डिवीजन में ब्रेक कर दूं। जैसे कि अगर 0.1 mm है, इसको अगर मैं 10 डिवीजन में ब्रेक करता हूं तो मेरा 1 mm बनता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका 1 mm अब ब्रेक हो जाएगा 10 डिवीजन में, ब्रेक हो जाएगा 10 डिवीजन में, और ये लिस्ट काउंट से मैं बाकी बची हुई मेजरमेंट को कर सकता हूं। और वर्नियर स्केल का मेरा लिस्ट काउंट यही आया था, वर्नियर कैलिपर का। तो ये वर्नियर स्केल कैसे बनता है कि जैसे मान लो ये 1 mm था, तो अगर इसमें कितने डिवीजन होंगे 1 mm के? 10 डिवीजन। तो मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 एंड ये 10। तो इसमें से ये छोटे से पार्ट को अगर मैं निकाल दूं, छोटे से पार्ट को अगर मैं निकाल दूं, और ये छोटा सा पार्ट होगा 0.1 mm, तो 0.1 mm की ये पार्ट मैंने निकाल दिया, तो वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन ये होगा। ये वर्नियर स्केल है और वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन ये होगा। अब अगर इसको मैं 0.1 mm यहां से निकालूंगा तो ये सारे नंबर 0.1 mm शिफ्ट हो जाएंगे अंदर की तरफ। ऐसे अगर मैं 0.1 mm इसमें से निकालूंगा तो वो और शिफ्ट हो जाएगा।
तो कैसे कि जैसे वो शिफ्ट होगा इधर तो ये मेरा 2 बन जाएगा, ऐसे ही ये मेरा 3 और ये मेरा 4 और ये मेरा 5, ये बनेगा 6, ये बनेगा 7, ये बनेगा 8, ये बनेगा 9 और ये बनेगा मेरा 10। अब देखो कि ये 1 यहां तक हो गया, ये 2 यहां तक हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसका मतलब मैंने हर एक पार्ट में 0.1 mm को निकाल दिया इसमें से। तो इसमें से कितना कम हो गया? इसमें से कम हो गया 1 mm। और इसका 1 mm इस प्रकार से कम किया है कि हर डिवीजन में से 0.1 mm मैं निकाल लूं, और हर डिवीजन में से मैं एक 0.1 mm निकालूंगा तो मेरी ये वर्नियर स्केल का ये डिवीजन बन जाएंगे, और ये मेरा होगा 1 VSD। कैलकुलेशन से निकाला था हमने, तो 1 VSD किसके इक्वल आया था? वो आया था, जैसे ये था तो इसमें 1 VSD होगा मेरा 9 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0.9 MSD, और मेरा MSD कितना था? MSD है 1 mm के इक्वल, तो ये मेरा हो जाएगा 0.9 mm। अब देखो इस पार्ट में से मैंने 0.1, ये 1 mm का था, 0.1 mm निकाल दिया तो कितना बचा? ये 0.9 mm का, और जो डिफरेंस बच गया जो निकाला गया था 0.1 mm, अब ये लिस्ट काउंट की तरह बिहेव करेगा। समझ गए? अब ये 0.1 है, इक्वली डिवाइडेड है 10 भाग में। अब अगर मान लो ये वाला पॉइंट इस तरफ खिसकेगा, यानी वर्नियर स्केल आगे चलेगा, और वर्नियर स्केल आगे कब चलता है? जब मुझे रीडिंग निकालनी हो, किसी भी लेंथ को मेजर करना हो। तो अगर मैं किसी भी लेंथ को मेजर करूंगा तो ये भी शिफ्ट होगा आगे की तरफ। मान लेते हैं कि जैसे मेरा ये मेन स्केल था 0 और ये 2 1 है, और ये वर्नियर स्केल मान लो यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 0, ये मेरा 1 mm हो गया था, ये मेरा 2 हो गया और ये मेरा 3 था। अब यहां से मैंने क्या बताया था? यहां से वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल, तो मैं जब इतनी रीडिंग तो मैं मेन स्केल से ले लूंगा, उसके बाद मुझे वर्नियर स्केल का सारा लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि इसके बाद एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसमें ये इसका स्केल और इसका स्केल मैच कर रहा हो। ये क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही मैं इसको आगे शिफ्ट करूंगा तो अगर मान लो यहां तक है और इतना पार्ट जो बच गया और इतना पार्ट जो बच गया, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके बनना तो 1 mm ही है, और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये मेरे को मेजर करना है, मापन करना है इसका, और जो आगे वाला पार्ट है वो 1 में से अगर मैं माइनस करूंगा तो ये मिल जाएगा मेरे को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इतने पार्ट को, और ये जो पार्ट है ये 0.1 का मल्टीपल ही है, जितने डिवीजन बच जाएंगे। अब मान लो यहां पर 7 डिवीजन बच गए हैं और यहां पे 3 डिवीजन बच गए हैं, तो अगर मैं 7 डिवीजन को छोड़ दूं, क्यों? क्योंकि 7 डिवीजन के बाद अगर मैं 7 डिवीजन यहां छोड़ देता हूं, तो 7 डिवीजन छोड़ने के बाद इसका मतलब कि ये लाइन यहां से स्टार्ट हुआ, तो 7 डिवीजन अगर मैं निकाल देता हूं तो निकाल देने के बाद मुझे पक्का वो कॉम्बिनेशन मिलेगा जो ये है। क्यों? क्योंकि यहां से वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन और मेन स्केल के 9 डिवीजन इक्वली बराबर होंगे, और इस पॉइंट के 10 डिवीजन के अंदर अंदर मुझे वो कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा। क्यों? जैसे ही 10 डिवीजन हो जाएंगे मेरा 1 mm बढ़ जाएगा, तो इसलिए मुझे ये कॉम्बिनेशन की देखना पड़ता है, ये कॉम्बिनेशन ही देखना पड़ता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है जिस पर
मेन स्केल फुल रीडिंग देगा। कैसे? जैसे मान लो ये है 0, अगर 0 मेरा इस 1 mm से, जैसे मान लो 0 है, ये इधर इतना खिसका कि ये 1 mm के इक्वल आ गया यहां तक, तो इतनी रीडिंग तो मैं वर्नियर स्केल से नहीं, मेन स्केल से निकाल सकता हूं, तो वर्नियर स्केल की जरूरत ही कहां है? तो कोइंसाइड हो गया। अगर 2 पे ले जाऊंगा तो फिर कोइंसाइड हो जाएगा। अगर इसके बीच में आएगा तो मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए 10 डिवीजन के भीतर भीतर यानी अंदर अंदर मुझे एक ऐसा डिवीजन पार्ट देखना पड़ेगा जहां पर ये कॉम्बिनेशन मिल रहा हो, इसलिए ऐसा ही देखना पड़ता है। तो कुछ समझ में आया कि ये मेन स्केल ही है जिसके ऊपर ये वर्नियर स्केल बनाया गया है, इसको देखते हुए। और मेन स्केल जब काम करना बंद कर देगा तो वर्नियर स्केल की जरूरत पड़ेगी, और वर्नियर स्केल को इसी ने एक पार्ट देके छोटा किया हुआ है, और वो जो छोटा पार्ट है तो जितने डिवीजन में ये बटा हुआ था उतने ही डिवीजन में वो भी बट जाएगा, और हर एक mm में से वो हटता चला जाएगा और वो वर्नियर स्केल बन जाएगा। तो थोड़ी क्लियरिटी आई होगी वर्नियर स्केल के बारे में। पहले भी अच्छे से बताया, उतना करने के बाद अब थोड़ा और क्लियर हो गया कि कैसे वर्नियर स्केल को ऐसे ही क्यों लिया। हमें बता दिया गया कि ऐसे ही लाइन है, यही लाइन क्यों लेनी है कॉम्बिनेशन के अंदर, यही लाइन को क्यों देखना है, ये क्या कहती है। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि हमने लीनियर पढ़ चुके हैं, लीनियर यानी रेखीय पढ़ चुके हैं, और रेखीय के बाद अब आता है वर्ताकार यानी सर्कुलर। तो अब सर्कुलर यानी वर्ताकार और वर्नियर कैलिपर। अब मेरे को बताओ, वर्ताकार वर्नियर कैलिपर है यानी जो सर्कुलर फॉर्म में होगा, और सर्कुलर फॉर्म में mm को मैं कैसे नहीं, यानी किसी लेंथ को तो मेजर नहीं कर सकता सर्कुलर वे में। और मैंने आपको बताया था कि एंगल का कनेक्शन लेंथ से होता है। जब भी लेंथ यानी लेंथ चाप की तरह होगी, लेंथ क्या होगी? चाप की तरह। तो सर्किल में की परिधि होती है, तो सर्कल की परिधि होगी तो वो एक कोण बनाएगी, फुल जो चक्कर होगा 360 का कोण बनाएगी सेंटर के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलर पर मुझे एंगल मेजर करना पड़ता है। तो हमारा है सर्कुलर वर्नियर कैलिपर। तो सर्कुलर में, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार, वृत्ताकार। वर्नियर कैलिपर, अब इसमें क्या होगा? इसके अंदर 2 स्केल होंगे, और दोनों की दोनों इसको स्केल सर्कुलर यानी बिल्कुल सर्कल के फॉर्म में होंगे, सर्कुलर फॉर्म में होंगे। बट इसमें एक जो सर्किल होगा, एक स्केल जो होगा वो फुल सर्किल होगा, और फुल सर्किल का मतलब ही होता है 360 डिग्री का कोण, यानी कि 2 पाई रेडियन। देखो 360 को 2 पाई में कैसे कन्वर्ट किया? 1 डिग्री है, इसको सीधा 360 डिग्री को सीधा पाई इंटू 180 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2 पाई। और अगर उल्टा करना हो तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेडियन डिग्री में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और जो दूसरा सर्किल है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, बट एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ सर्किल। पार्ट ऑफ सर्किल मतलब कि छोटा सा सर्किल का छोटा सा हिस्सा। जैसे कि ये एक सर्किल है, ये सर मेरे पास यही एग्जांपल होता है। जैसे ये सर्किल है, तो जो पूरा स्केल होगा अगर सर्कुलर फॉर्म में है तो वो वाला स्केल ये होगा जिसमें सेंटर पर 2 पाई का एंगल बनेगा, ये 2 पाई एंगल ही होता है। और जो पार्ट ऑफ स्केल मतलब मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया और यहाँ से इसको कट कर दिया, छोटा सा पीस निकाल लिया, जैसे केक कट करते हैं ना, केक ऐसे कट किया सेंटर टू सेंटर, छोटा पीस निकाल लिया, तो वो सर्किल का पार्ट हो गया। तो पार्ट ऑफ सर्किल, और इसमें शॉर्ट यानी छोटे डिवीजन होंगे, इस पार्ट हो गया। तो इस स्केल को
वर्नियर, क्योंकि आपको पता चल रहा है ये होगा वर्नियर स्केल। क्योंकि वैसे भी जो मेन, जब मैंने लीनियर पढ़ा था, रेखीय जब पढ़ा था, उसमें भी मेन स्केल बड़ा होता है और वर्नियर स्केल छोटा होता है, बस दोनों रेखीय होते हैं। इसमें भी वही होगा। और ये जो मेरा होगा ये होगा मेन स्केल। अब मैं बात करता हूं सीधे मेजरमेंट की। तो ये इससे क्या करते हैं, इससे हम एंगल मेजर करते हैं। यूज हो गया, यूज का मतलब एंगल यानी कोण को मेजर करेंगे, कोण का मापन। और इसके जो, अब इसमें क्या हुआ, जैसे मान लो कि ये एक सर्कुलर स्केल है, डी देखिए, डी छोटी डी, हाँ तो डी को फुल कर दो। डी में होता है 180 डिग्री एंगल और इसमें होता है 360 डिग्री एंगल। ये इसका सेंटर, और इस सेंटर पर ये जो एंगल बनेगा 360 का बनेगा। अब ये रेफरेंस ले लेता हूं, यहां से मेरा एंगल स्टार्ट हो रहा है तो ये 0 डिग्री, ऐसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 270, और यहाँ फिर नहीं, यहाँ 180, यहाँ 270, और यहाँ पर 0 या 360, उसके बाद रिपीट। अब इसमें क्या होता है कि यहीं पर 0 के ऊपर एक वर्नियर स्केल हो गया। जैसे मान लो ये वर्नियर स्केल हो गया। अब इसमें कुछ डिवीजन होंगे, तो ये जैसे 1 डिग्री है, ऐसे ये 2 डिग्री भी होगा, 3 डिग्री भी होगा, ऐसे चलेगा। तो इसके अंदर जो मेरा 1 MSD, 1 MSD का मतलब क्या होता है, जो मेरा मेन स्केल है, तो मेन स्केल मेरा ये है, उसका छोटा डिवीजन। तो इसमें बताया है कि इसके अंदर जो मेरा 1 डिग्री है, वो 1 डिग्री भी 2 डिवीजन में टूटा हुआ होगा, यानी 1 डिग्री 2 डिवीजन में होगा। तो मेरा एक डिवीजन कितने का हो गया, 1/2 डिग्री का। जब मेरा 1 डिग्री है, जैसे कि ये 1 डिग्री हुआ, तो ये भी 2 भागों में टूटा हुआ है, तो ये कितना हो गया, 1/2। तो ये हुआ छोटा MSD, मेन स्केल डिवीजन, यानी छोटे से छोटा पार्ट किसी भी स्केल का, वो उसका डिवीजन हो जाएगा। तो 1 MSD इसमें होता है 1/2 डिग्री। काफी जगह 3 भाग में टूटा हुआ होता है, जैसे 3 डिवीजन के अंदर। तो 3 डिवीजन में क्या हो जाएगा, 1/3 डिग्री। तो 1 MSD की वैल्यू होती है 1/2 डिग्री या 1/3 डिग्री। इतना पता लग गया। अब आपको पता है कि 1 MSD में पता लग जाए मेरे को, दूसरा मेरे को रिलेशन पता लग जाए कि इसके डिवीजन कितने हैं और वो वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन मेन स्केल के कितने डिवीजन को ढक रहे हैं, यानी उसके बराबर है। तो इसमें होता है कि 30 VSD 29 MSD के इक्वल होते हैं। ये रिलेशन मेरे को मिल गया, 1 MSD की वैल्यू पता लग गई, यहां से मैं 1 VSD की वैल्यू निकाल सकता हूं और 1 MSD में से इसको माइनस कर सकता हूं। ये प्रोसेस हो चुका है, इसको माइनस कर सकता हूं, और जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरा लीस्ट काउंट आ जाएगा उस सर्कुलर वर्नियर कैलिपर का। और ये लिस्ट काउंट अब डिग्री के अंदर होगा, क्योंकि मुझे एंगल मेजर करना है, तो इसमें भी एंगल है, इसमें भी एंगल है, तो लिस्ट काउंट भी एंगल में ही होगा। चलो तो निकालते हैं। तो हमने सर्कुलर वर्नियर कैलिपर के MSD VSD यानी मेन स्केल और वर्नियर स्केल का तुम्हें पता लग ही गया। अब बस इसमें सर्कुलर फॉर्म में होंगे, फुल सर्किल में मेन स्केल होगा, छोटा सा पार्ट होगा वर्नियर स्केल होगा, उनके डिवीजन आपस में मैच कर रहे होंगे, वो रिलेशन तुम्हें पता होगा हर इक्विपमेंट का। जैसे मैं कुछ इक्विपमेंट बताता हूं, आपको लिस्ट काउंट निकालना है। अब आपको आ चुका है लिस्ट काउंट निकालने, रिलेशन में बताऊंगा। जैसे कि
फर्स्ट लेता हूं स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, और स्पेक्ट्रोमीटर को बोलते हैं वर्ण क्रम मापी। मैं स्पेक्ट्रोमीटर पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे करना है एंगल मेजर करना है, क्योंकि ये भी मेजर एंगल ही करता है। ये स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ये एंगल मेजर ही करता है। और ये एंगल होता है कि जैसे कोई प्रिज्म है तो प्रिज्म से एक रे आ रही है, इंसिडेंट होगी, आपतित होगी, अपवर्तन के बाद या डिस्पर्जन के बाद, वो डिस्पर्ज होने के बाद तो वो अलग अलग एंगल से जाएगी अपने एंगल पर, मतलब सेम एंगल पे। जैसे मान लो कि ये रे है, कुछ प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद ये एंगल से गई, तो उसको जाना था ऐसे, गई वो ऐसे, तो उनके बीच में ये एंगल बना, जैसे ये एंगल थीटा है। तो ऐसे एंगल निकालने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का यूज होता है। तो अभी मैं इस पे प्रोसेस पे नहीं जाऊँ क्योंकि हमने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ा है। तो स्पेक्ट्रोमीटर यानी वर्णक्रम मापी एंगल को मेजर करता है। इसमें वही स्केल होंगे, तो इसमें जो मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन, तो इसके 30 डिवीजन, इसके 29 डिवीजन के बराबर होते हैं। और कुछ स्पेक्ट्रोमीटर ऐसे होते हैं जिनमें इसके 40 डिवीजन, इसके 39 डिवीजन के बराबर होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज इन दोनों में बता रहा हूं। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि मुझे जो मेन स्केल होगा उसका एक डिवीजन कितने का है। तो इसमें मैंने बताया इसका डिवीजन 1/2 डिग्री का भी हो सकता है या 1/3 डिग्री का। इसका मतलब 1/2 का मतलब क्या है कि 1 डिग्री 2 पार्ट में बटा हुआ है, और इसका मतलब 1 डिग्री मेरे 3 पार्ट में बटा हुआ। यही सेम इसके लिए। तो मुझे यहां से क्या निकालना है, लिस्ट काउंट निकालने के लिए 1 VSD की वैल्यू चाहिए। 1 MSD की वैल्यू ये रही, 1 MSD में से 1 VSD माइनस करूंगा तो मेरा लिस्ट काउंट इस स्पेक्ट्रोमीटर का आ जाएगा। और अगर इसमें करूंगा तो यहां से मेरे को, जैसे ये MSD है और ये VSD है, 1 VSD निकालूंगा, 1 VSD को 1 MSD में से माइनस कर दूंगा तो मेरा लीस्ट काउंट आ जाएगा। बाकी मेजरमेंट वैसे ही करना है, क्यों, कुछ एंगल तो मेजर करेगा, जो मेन पार्ट है वो मेजर करेगा मेन स्केल, और जो माइनर पार्ट है वो वर्नियर स्केल की हेल्प से माइनर पार्ट को मैं निकाल लूंगा। तो ऐसे ही आप इसका लिस्ट काउंट निकाल सकते हो। एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें कि जैसे 1 डिग्री है तो 1 डिग्री की शॉर्ट यूनिट्स भी होती हैं, स्मॉल यूनिट्स। स्मॉल यूनिट्स मतलब कि इसको डिवाइड, यानी जैसे 1 डिग्री है, क्योंकि डिग्री हम, जैसे क्लॉक होती है, एक क्लॉक के अंदर 360 डिग्री एंगल बनता है, और उसमें जब 1 मिनट की सुई होती है, 1 घंटे की सुई होती है और 1 सेकंड की सुई होती है, तो इसको छोड़ के ये दोनों का रिलेशन इस सुई से 60 सेकंड होता है, 60 मिनट, और इसका इससे 60 सेकंड। ऐसे ही डिग्री को भी स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर दिया गया, मैंने कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो 1 डिग्री होता है वो 60 आर्क ऑफ मिनट, ये होता है आर्क ऑफ मिनट। कभी लैटिट्यूड वगैरह निकाला हो, देखा हो किसी लोकेशन का, तो वहां पर आपको एग्जैक्ट मिलता है। एग्जैक्ट के लिए एक डैश लगा होता है ऊपर की तरफ, ये इसको बोलते हैं आर्क ऑफ मिनट। और जो 1 आर्क ऑफ मिनट होता है वो होता है 60 आर्क ऑफ सेकेंड, इसको बोलते हैं आर्क ऑफ सेकेंड। तो ये थोड़ा कन्वर्जन होगा, यूनिट कन्वर्जन। तो यहाँ पे जैसे 1/2 डिग्री है, तो जो 1/2 डिग्री है तो 1 डिग्री 160 के बराबर, तो 1/2 किसके हो जाएगा, 30 आर्क ऑफ मिनट के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं 30 आर्क ऑफ मिनट भी बोल सकता हूं। तो इसका लिस्ट काउंट आप जो भी मेरी क्लास लेते हैं, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो इसको सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में
जो भी सोल्व किया वो डाल देना, मैं देखूंगा। तो ये लीस्ट काउंट निकाला इन दोनों का। ऐसे ही एक डिवाइस और है, उसको जैसे सेक्सटेंट, ये मैं बता चुका हूं पीछे, यानी इसके बारे में छोटा रूप। इसमें ये भी एंगल मेजर करने में यूज होता है, और इसका डिवीजन यानी 60 VSD 59 MSD के इक्वल होते हैं, और 1 MSD इसमें जो होता है वो होता है 15 आर्क ऑफ मिनट। अब ये आपको मिल जाए तो आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हो इजीली। ऐसे ही एक और इक्विपमेंट है पोलैरिमीटर, यानी ध्रुवणमापी। और ध्रुवणमापी में क्या होता है कि 10 VSD किसके इक्वल होते हैं, 9 MSD, और यहां पर जो 1 MSD होता है वो मेरा 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां से भी मैं लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये काम है, इसको सॉल्व कर लेना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं चेक कर लूंगा। वैसे आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, काफ़ी बार हमने इस लिस्ट काउंट निकाला है। हमने वर्नियर कैलिपर का निकाला, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का निकाला, अब यहाँ पे एंगल है, एंगल मेजर करना है। मैंने प्रोसेस बता ही दिया, वापस से बता रहा हूँ, दोबारा सुन लो। ये VN VSD, यहाँ से 1 VSD की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, और 1 VSD में से 1 MSD की वैल्यू को, नहीं MSD में से 1 VSD की वैल्यू को माइनस कर दूंगा, तो मेरा लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। क्लियर? और जो रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग में क्या होता है, टोटल जो रीडिंग आएगी, यानी टोटल जो एंगल निकलेगा वो एंगल, कुछ एंगल निकलेगा मेन से, मेन स्केल से, और प्लस जो कुछ एंगल है वो वर्नियर स्केल के डिवीजन, और जहां तक का डिवीजन लेना है, जहां पर वर्नियर स्केल और मेन स्केल पर ये कॉम्बिनेशन मिल जाए, और लीस्ट काउंट से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये मेरा फॉर्मूला ही होता है। तो ये मेरा एक्यूरेट एंगल आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, वर्नियर कैलिपर हमारा खत्म हो चुका है। वर्नियर कैलिपर पर बेस्ड हमारे जितने भी इक्विपमेंट थे उसका मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है। मेनली था मेरा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप और वर्नियर कैलिपर तो खुद था ही। अब हम देखते हैं स्क्रू गेज। सर्कुलर वर्नियर कैलिपर पढ़ने के बाद यहां पर वर्नियर कैलिपर खत्म। अच्छा जी, अब मैं देखता हूं कि वर्नियर कैलिपर से जो मैंने रीडिंग ली, और एक आगे डिवाइस आएगी जो स्क्रू गेज होगा, यानी माइक्रोमीटर बोलते हैं, स्क्रू गेज, SCREWGAUGE, यानी पेच मापी। और इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का जिसमें माइक्रो है इसमें छिपा हुआ है 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ मीटर। बट हमें क्या, अच्छा जी एक बात और, कि स्क्रू गेज की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारा काम तो वर्नियर कैलिपर से ही हो रहा था, तो हम वर्नियर कैलिपर से बाकी मतलब 1 mm का भी छोटा पार्ट 0.1 mm को, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या था, उसका लिस्ट काउंट था 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जैसे मान लो ये कोई पहला पद होगा, जैसे कोई 5 है पॉइंट, उसके 2 डेसिमल तक मैं एक्यूरेट वैल्यू सेंटीमीटर में निकाल सकता हूं। तो स्क्रू गेज क्यों? स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर के द्वारा जो ली हुई रीडिंग है, क्योंकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है पेच मापी का, वो मैं निकालूंगा, उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01001 mm, सॉरी 0.01 mm। इसका मतलब 0.001 सेंटीमीटर, यानी 5.0
1 2 3 3 डेसिमल तक मैं एक्यूरेट, अब यहां पर दो वैल्यू आ रही, एक्यूरेट, एक्यूरेट। पहले मैं इसी चीज को समझ लेता हूं। एक्यूरेट का मतलब होता है परिशुद्ध। जब आ ही गया है एक्यूरेट नाम, तो मैं पहले एक्यूरेट को ही पढ़ लेता हूं। और एक्यूरेट के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, वो भी मैं अभी बताता हूं आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्रू गेज है वो 3rd डेसिमल तक एक्यूरेट वैल्यू ले सकता है और ये 2 डेसिमल तक। तो स्क्रू गेज का नीड तो समझ में आ गया कि स्क्रू गेज की सहायता से क्यों मेजरमेंट किया जाता है, क्यों, जहां वर्नियर कैलिपर खत्म हो जाता है वहां स्क्रू गेज स्टार्ट होता है और वो 3 डेसिमल तक मेजर करने की कैपेसिटी रखता है, यानी क्षमता रखता है। तो मैं इस एक्यूरेट वर्ड को देखता हूं। तो मैंने क्या बताया, एक्यूरेट, यानी एक्यूरेट इसको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इससे पहले एक चीज आ गई है, यानी एक वर्ड आ गया एक्यूरेट। तो मैं पहले एक्यूरेट को बता देता हूं। एक्यूरेसी यानी परिशुद्धता, और इसी के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है जिसे बोलते हैं PRECISION, इसको बोलते हैं यथार्थता, प्रिसाइज। इसी के साथ एक वर्ड है प्रिसाइज, यानी यथार्थ, और इसके साथ है एक्यूरेट। लो जी, स्क्रू गेज से इसका मीनिंग है, क्योंकि स्क्रू गेज यानी ये जो इक्विपमेंट है और जो वर्नियर कैलिपर इक्विपमेंट था यानी उपकरण था, तो इसका जो लीस्ट काउंट था वो था 0.1 mm, और इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 0.01 mm। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा, उससे दोनों क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि एक लेंथ है और वो लेंथ है 3.426 सेंटीमीटर। ये उसकी ट्रू का मतलब सच्ची, यानी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू है, वास्तविक मान है। अब मैंने इसको मेजर करना चाहा, तो ऐसी एक लेंथ है मेरे पास, जैसे मान लो ये लेंथ, तो ये लेंथ 3.426 है। तो इसको करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए मेरे पास वर्नियर कैलिपर एक और एक स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बट मैं बता रहा हूं। और इसका लिस्ट काउंट 0.1 mm और इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। अगर मैं इससे मेजर करता हूं इस लेंथ को, तो मैं लास्ट 3.42 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसके बाद मेरे पास है ही नहीं जो वर्नियर कैलिपर इस 6 को दिखा सके वहां पर। और जब मैं स्क्रू गेज से मेजरमेंट लेता हूं तो वो 3.426 सेंटीमीटर तक वैल्यू को लिख के जा सकता है। इसका मतलब अब आता है एक्यूरेट। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो मैंने मेजरमेंट किया है वो उस लेंथ की एक्चुअल वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू से कितना पास है। तो देखो ये 3.42 और ये 3.426 यानी एक्यूरेट तो है, तो मैं इसको बोल दूंगा कि एक्यूरेट। कब तक? जब तक मुझे ये नहीं पता कि स्क्रू गेज भी से भी मैं इस लेंथ को मेजर कर रहा हूं, तब तक मुझे नहीं पता रहेगा। तो कंपैरिजन के लिए अब मेरे को, जब मैंने इससे मेजर किया तो मेरा 3.426, इसका मतलब वेरी 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 क्लोज टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास है। तो यहां पर अब आएगा कि मोर एक्यूरेट और ये आ जाएगा लेस।
इसका मतलब यहाँ लाइन लिखी जाएगी कि स्क्रू गेज है वो मोर एक्यूरेसी से मेजरमेंट देता है वर्नियर कैलिपर की, मतलब वर्नियर कैलिपर से अधिक एक्यूरेट वैल्यू स्क्रू गेज देता है। तो एक्यूरेसी का मतलब समझ में आया कि कौन सा मान कितना नजदीक है, यानी मैंने जो मेजर किया है वो उसकी ट्रू वैल्यू के कितना पास है। तो अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक बार मेजरमेंट किया है, तो उसको मैं एक्यूरेट बोल भी सकता हूं, मतलब दिखेगा। जैसे मान लो यहां पर मैंने मेजर किया हुआ था 3.3, तो इसको बोलता कि हाँ थोड़ा क्लोज है, आप क्लोज गए हो। बट अगर मैंने 2 मेजरमेंट किए होते तो दोनों में मैं लेस एक्यूरेट और मोर एक्यूरेट में बता सकता हूं कि इनमें से कौन परिशुद्ध है और कौन कम परिशुद्ध है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, करके देखते हैं, मतलब इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो यहां तक मेरे को पता चल गया क्लोज टू ट्रू वैल्यू, एक्यूरेट को देख रहा हूं। और प्रीसाइज का मतलब अभी बताऊंगा कि प्रीसाइज यानी यथार्थ क्या होता है। जैसे मान लो कि मेरे पास इसका सीधा कनेक्शन वैसे होता है रिजोल्यूशन से, यानी लिमिट से, यानी लीस्ट काउंट से, यानी कैसा मेरे पास मेजरमेंट है, कौन सा लीस्ट काउंट है जिसे मैं मेजर कर रहा हूं। जैसे कि इसका सीधा कनेक्शन होता है इक्विपमेंट से, यानी रिजोल्यूशन, यानी कि लिमिट, यानी कि वो छोटा मान, वो छोटे से छोटा मान उस मेजरमेंट, उस इक्विपमेंट का जिससे मैं उस लेंथ को मेजर कर रहा हूं। जैसे वर्नियर कैलिपर के लिए होता है 0.1 mm। तो जैसे ये कोई ट्रू वैल्यू है 5.342, अब मेरे पास इक्विपमेंट यानी रिजोल्यूशन ये जो है वो मेरे पास है 0.1 mm, 1 mm का भी मेरे पास है, 0.2 mm का भी मेरे पास है, और 0.01 mm का भी है, और 0.02 mm का भी है। ध्यान से देखना है एग्जांपल। तो देखो, जब मैं इससे मेजर करता हूं तो मैं लास्ट पहुंच सकता हूं 5.3 तक। ये सेंटीमीटर में है और ये mm में है, तो mm को पहले मेरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि 5.34। लो जी, ये मान यहां तक दे सकते हैं। जब मैं 1 mm की बात करता हूं तो 1 mm आएगा 0.1 सेंटीमीटर, और यहां से ये मेजर कर सकता है ओनली 5.3 तक। जब मैं 0.2 mm की बात करता हूं इसका मतलब 0.02 सेंटीमीटर। तो अब देखो 5.34 तक ये मेजर कर सकते हैं। अगर यहां पर 3 होता तो ये 3 तक मेजर नहीं कर पाता। क्यों? दुगने में चलता है ना, 0.0, 0.02, 0.04 आता, फिर 0.06 आता। अगर 0.03 होता तो मेजर नहीं कर पाता। जैसे मान लो, हाँ, अगर यहाँ पे 3 होता तो ये ओनली 2 तक मेजर करता, यानी 5.32 तक। अब मैं बात करता हूं इसकी, तो ये मेरा हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो ये मेजर कर सकता है 5.342 सेंटीमीटर तक। और जब मैं इसकी बात करता हूं 0.002 mm की, तो ये हो जाएगा 5.342 सेंटीमीटर। तो ये मेरा 0.002 सेंटीमीटर। तो ये मेरे रिजोल्यूशन है, एज वेल एज स्मॉल मान भी है, ये मेरी लिमिट भी है, इससे लिमिट नीचे मेजर नहीं कर सकता। इक्विपमेंट के लिस्ट काउंट भी ऐसे होते हैं। तो देखो, ये जो है 5.334 एक्यूरेट है, 5.3 भी एक्यूरेट है, 5.34 भी एक्यूरेट है, 5.342 भी एक्यूरेट है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है ही। बट जब मैं एक्यूरेट का ऑर्डर देखूंगा तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट मिलेंगे ये, उसके बाद एक्यूरेट होगा ये, उसके बाद एक्यूरेट होगा ये, और उसके बाद
उसके बाद एक्यूरेट होगा ये, और इसके बाद ये एक्यूरेट होगा। समझ रहे हो एक्यूरेसी का मतलब? तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो जितना क्लोज होगा वो उतना ही मोर एक्यूरेट होगा। और प्रिसाइज का मतलब ये होता है कि जो जितने छोटे मान से, जो जितनी स्मॉल वैल्यू, जितने अच्छे रिजोल्यूशन, अच्छा रिजोल्यूशन यानी गुड। और गुड रिजोल्यूशन का मतलब होता है अच्छा, मतलब इनमें से सबसे अच्छा है 0.01 mm, क्योंकि इससे मैं 5.3 डेसिमल तक कुछ भी हो सब कुछ मेजर कर सकता हूं एक एक नंबर को। अब आप कहोगे सर ये मेजर कर सकता है 3 डेसिमल तक, 5.3 डेसिमल तक, बट यहां पर सम संख्या ही होगी इवन, ओड के लिए ये मेजर नहीं कर सकता। 2 के बाद आएगा 4 के बाद 6, 8, 7 रह गया, 3 रह गया, 5 रह गया। और उसके बाद जितना लिमिट छोटी होती जाएगी, यानी जैसे 1 mm है, ये प्रिसाइज नहीं होगा इसको मेजर करने के लिए। इसको मेजर करने के लिए 1 mm प्रिसाइज नहीं है। सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा यानी परिशुद्ध, सबसे ज्यादा यथार्थ होगा 0.01 mm। तो यहां पे हमने क्या समझा? यहां पे समझा कि एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेसी वो होगी जिसमें हम कितना क्लोज जा रहे हैं अपनी ट्रू वैल्यू के, और उस ट्रू वैल्यू के क्लोज जाने के लिए कितना अच्छा रिजोल्यूशन का इक्विपमेंट यूज ले रहे हैं, तो वो उतना ही प्रिसाइज यानी यथार्थ हो जाएगा। एक एग्जांपल और, जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक्स में एक आर्चरी का मैच, आर्चरी का जो मैच है उसमें देखना, जो धनुष बाण वाला, एरो वाला, तो जैसे ये मेरा टारगेट है, इस टारगेट, ये टारगेट है, इस टारगेट में जैसे ये 10 पॉइंट है, ये 9 वाला होगा, ये 8 वाला होगा, ठीक है, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो मैं अब 3 मेरे पास एरो है, 3 एरो को, यानी 3 एरो को मैंने निशाना बनाया, और निशाना बनाने के बाद मेरे 3 निशान बिल्कुल ऐसे लगे। इसको मैं क्या कहूंगा? तो ये चीज होगी मेरी, देखो हमें कहां तक पहुंचना, हमारा टारगेट है 10 नंबर आने चाहिए, 10 यानी पॉइंट मिलना चाहिए 10। तो इस 10 पॉइंट के क्लोज तो तीनों वैल्यू है, मेरी फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और 3, यानी तीनों बार मैंने 10-10 लिए। तो एक्यूरेसी मेरी खतरनाक है, इसका मतलब हाई। तो एक्यूरेसी यानी मेरी परिशुद्धता बिल्कुल हाई है। और दूसरी बात करता हूं प्रिसाइज, तो प्रिसाइज में मेरी हाई है। क्यों? क्योंकि तीनों जो मार्क हैं, क्योंकि तीनों ने एक्यूरेट किया है 10-10-10, तो इसका मतलब तीनों के लिए मैंने जो यूज लिया होगा, जो भी टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत छोटे लेवल से, तो इसका मतलब ये प्रिसाइज यानी यथार्थता इसकी भी बहुत हाई है। हाई का मतलब ये हुआ कि मैंने एक मान लिया, दूसरा मान लिया और तीसरा मान लिया। अब इनमें से कोई एक बड़ी वैल्यू ले लेता हूं और एक सबसे छोटी वैल्यू। अब यहां पर तो कोई बड़ी और छोटी नहीं है, जैसे मैं ले लेता हूं, जैसे कि ये ले लिया 3, एक बार आया 3, एक बार आया 7, एक बार आया 9, और एक बार एग्जांपल लेता हूं मैं, एक बार आया 6, एक बार आया 7, एक बार आया 8, ठीक है। तो 3, 7, तो मेरा जो बड़ी वैल्यू है मेरी 9 है और छोटी वैल्यू 3 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 6 आएगा। और मैं इनकी बात करता हूं तो इसकी मेरी छोटी वैल्यू 6 है और बड़ी वैल्यू 8 है, तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो मेरा आएगा 2। तो ये मोर प्रिसाइज है और ये लेस प्रिसाइज है, यानी इसमें यथार्थता अधिक है, इसमें यथार्थता कम है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत छोटा आ रहा है और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत बड़ा है। यहां पर देखो डिफरेंस है ही नहीं, 10 10 10, बड़ी भी छोटी भी सेम है, तो 0 आया। इसका मतलब प्रिसाइज लेवल बहुत हाई हो गया। और एक्यूरेट का मतलब तीनों में 10-10 नंबर आए, 10-10 मार्क्स लिए, तो एक्यूरेसी मेरी बहुत हाई हो गई। अब मान लो किसी और का नंबर आया, तो मैं तो मेरे 10 ही लूंगा, किसी और के लेके आए तो उसने
8 नंबर पर यहां पर फटाक से 3 शॉट मारे, तो मान लो उसका फर्स्ट भी 8 के 10 9 8 के समथिंग मान लेते, 8 आया 8 आया और 8 आया। तो अब 8 से 10 का अंतर है, तो एक्यूरेसी मेरी अब डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि ट्रू वैल्यू कितनी है 10, अचीव कितना करना था 10 और करा कितना 8, तो एक्यूरेसी तो इसकी डिक्रीज होगी। बट इसमें सबसे छोटी वैल्यू 8, सबसे बड़ी वैल्यू भी 8, तो 0 का डिफरेंस है। बट प्रिसाइज है, यथार्थता है, मतलब उसने एक्यूरेसी अगर नहीं भी हो बट उसने जब तीनों बार उसने चलाया तो तीनों बार सेम जगह ही लगा, मतलब आसपास ही लगा। इसका मतलब उसकी यथार्थता अधिक है, एक्यूरेसी कम है। अब एक था उसके 3 शॉट, एक यहां लगा, दूसरा यहां लगा, तीसरा यहां लगा, ना तो ये प्रिसाइज है और ना ही ये एक्यूरेट है। इससे एक्यूरेट का डिफरेंस ये रहा, इससे एक्यूरेट का डिफरेंस ये रहा और इससे एक्यूरेट का डिफरेंस ये रहा। प्रिसाइज जैसे ये तो होगा 10, ये तो होगा मेरा 9, एक होगा मेरा 7 के समथिंग और एक मेरा होगा ये मान लो 5 के समथिंग। तो देख लो, ना तो ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज है। इसका मतलब एक्यूरेसी लेवल और प्रिसाइज लेवल दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगे। नॉट एक्यूरेट, नॉट सो गुड एक्यूरेट एंड नॉट सो गुड प्रिसाइज। ना ही ये अच्छे यथार्थ है और ना ही ये अच्छे परिशुद्ध हैं। ठीक, अब अगर एक और लेता हूं जिसमें ये 10 नंबर था, ये 9 है, ये 8 है। उसमें क्या हुआ कि एक ने यहां लगाया, दूसरा उसका लगा यहां और तीसरा उसका लगा यहां। इस केस में एक्यूरेसी परफेक्ट है क्योंकि ये 10 है और 9 है और 9 है, 10 9 और 9। इसका मतलब एक्यूरेसी लेवल अभी भी बना हुआ है, ट्रू वैल्यू के आसपास है, जीतने के भी चांस है। बट प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ कि प्रिसाइज ये कुछ वैल्यू होगी और ये कुछ वैल्यू होगी, तो प्रिसाइज लेवल थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने कितने केस पढ़े? 4 केस। तो चारों केस में क्या बताया कि एक्यूरेसी लेवल कैसे बढ़ेगा, एक्यूरेसी डिक्रीज कैसे होगी किसी भी, और प्रिसाइज लेवल कैसे इंक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा। तो अभी एक्यूरेसी यानी परिशुद्धता और प्रिसाइज यानी यथार्थता में कोई डिफरेंस यानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स काफ़ी कराए हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप करके देख सकते हो और परिशुद्धता और यथार्थता यानी प्रिसाइज और एक्यूरेसी निकाल सकते हो। बचा हुआ हमारा स्क्रू गेज, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा।